सांसद बनने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता थी कि बाराबंकी जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार अधूरा बना पड़ा था, जिसको हमने पूरा करा करके उसका संचालन सुनिश्चित कराया। प्राइवेट संस्थान है, लेकिन कुछ उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनके पास जो है भवन की कमी है। तो ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके हमने सांसद निधि से भी उनके साथ भवन निर्माण करने के लिए फंडिंग की है। एक अहम सवाल, भाजपा पे विपक्षी पार्टियां हैं, आरोप लगाती हैं, हम उसका उलट देख रहे हैं। आपने अपने निधि से, बजट से अल्पसंख्यक बहुल इलाका, वहाँ पे इंटर कॉलेज के लिए वहाँ पे भी फंड दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कथन है, सबका साथ सबका विकास। यहाँ जाति और धर्म के आधार पर कोई काम नहीं होगा। इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तभी देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। तो विकसित राष्ट्र के रूप में हम खड़े होना चाहते हैं दुनिया में, साथ में चलने का प्रयास कर रहे हैं। 300 ऐसे गांव हैं जो जैसे ही पानी छूटता है, बरसात आती, बाढ़ आती है, तो उन गाँवों की बिजली कट कर दी जाती है। हर 10 घर के रेशियो पर 10 घर पर एक सोलर लाइट इस बार मैंने स्थापित करा दी है। वो करीब 3260 अदद सोलर लाइट हमने वहाँ पर लगवाने का काम किया। युवा की जो है बहुत बड़ी अहमियत होती है हमारे समाज में। युवाओं को भी आप प्रथम श्रेणी में आप रखते हैं। देश के कर्णधार इस देश के युवा ही हैं। युवाओं को जो है उनका जो टैलेंट है उनको बढ़ाने का काम हमारी सरकार भी कर रही है। रोजगार मेले के तौर पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लोगों को बुलाया गया। 6-7 हज़ार के आसपास नौजवान इकट्ठा हुए, लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया। 650 लोगों को का चयन हुआ, नियुक्ति पत्र उसी दिन दे दिया गया, लोगों को रोजगार मिला। उस दिन मेरी समझ में आया कि ये काम जो है मुझे बार बार करना चाहिए। किसानों की भी बहुत संख्या है और किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों के लिए भी हमने सुना है कि आपने बहुत कुछ किया है। किसान सम्मान निधि की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की। आज हर किसान को 6,000 रुपये साल भर में मिल रहा है। ये बनती है 82,000 करोड़ प्रतिवर्ष, सीधे सरकार किसानों के खाते में भेज रही है। जब इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव के आदमी तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचते। अब हम प्रधानमंत्री हुए हैं, हम भी 1 रुपया भेजेंगे। अगर उसी रास्ते से भेजेंगे जिसमें 85 चोर बैठे हैं, तब प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि रास्ता बदलना पड़ेगा। चोरों वाले रास्ते से पैसा नहीं भेजेंगे, रास्ता बदलना पड़ेगा। जनधन योजना में खाता खोलो, लोगों ने खाता खोला। आज दिल्ली से 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि का चलता है, पूरा का पूरा 2,000 रुपये मिलता है। प्रयास ये है कि एक भी किसान न बाकी रहे जिसको इस योजना का लाभ न मिले। तो ये थे हमारे सांसद निधि से कराए गए या कराए जाने वाले कार्य। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। आज उत्तर प्रदेश का एक ज़िला बाराबंकी में आपको एक छोटी सी इतिहास हम बता दें कि एक विधानसभा क्षेत्र आता है जैतपुर। आज़ादी के समय से लेकर आज 2023 तक, 2023 से पहले 17 तक भाजपा के एक भी एमएलए विधायक नहीं बने थे। 2017 में चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, वहाँ से पहली बार बहुमत के साथ उपेंद्र सिंह रावत जी एमएलए बने, विधायक बने, आपके सामने मौजूद हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनता का इतना प्यार बाराबंकी में कि जनता ने विधायक बनाया, एमएलए बनाया उपेंद्र सिंह रावत जी को। उसके बाद 2019 आ गया, पार्टी ने इलेक्शन लड़ने के लिए बोला कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, आप एमपी के लिए, सांसद के लिए। तो जनता ने फिर दोबारा बहुमत दिया, प्यार दिया, जन समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला। तो आज आपके सामने बाराबंकी जिले के माननीय सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी मौजूद हैं और लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं और कुछ ही समय अब बच गया है। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने कह ले, 5 साल भी पूरे हो जाएंगे। अब अगले साल यानी 2024 में चुनाव होने हैं लोकसभा के। और सबसे बड़ी बात, आज हम आपको एक बात बता दें अपने पूरे भारत के जनता को, उत्तर प्रदेश के जनता को और हमारे जिला बाराबंकी के जनता को आपको पता होना चाहिए कि आपके सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, उपलब्धियां। शिक्षा क्षेत्र की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या युवाओं के रोजगार की बात हो, या महिलाओं की सम्मान और महिला सशक्तिकरण की बात हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ पर जो वकील हैं, बार एसोसिएशन है, उनकी भी बहुत सहायता करी गई है, उनको भी देखा जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे बाढ़ प्रभावित इलाके में 40 गांव ऐसे हैं जहाँ पे बिजली बारिश के समय पे बाढ़ के कारण पानी, नदियों के पानी, उफान की वजह से 40 गांव की बिजली कट जाती है। माननीय विधायक जी ने वहाँ पे सोलर सिस्टम लगा करके कि वहाँ पे कोई वंचित ना रहे, अंधेरे में ना रहे, उजाले और रोशनी में रखने की कोशिश करी है। ये सारी बातें हैं, ये भूमिका ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। आज एक 4 साल के काम की जो रिपोर्ट कार्ड है आपके सामने माननीय सांसद जी के बाराबंकी जिले का आपके सामने, दर्शकों के सामने आएगा, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे भारत में जितने भी सांसद हैं उनसे वो परफॉर्मेंस कार्ड और रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। तो उसी कड़ी को पूरा करने के लिए ए न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हम जा रहे हैं। आज हमारी मुलाकात और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आपके बाराबंकी ज़िले के सांसद से। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ए न्यूज़ टुडे पे। उपेंद्र सिंह रावत जी, धन्यवाद, नमस्कार। सर भूमिका लंबी भी हो गई, लेकिन जनता को पता लगना चाहिए कि हमारे सांसद जो हैं, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनकी एक छोटे से काम जो अगर जनता से अगर वो समय नहीं दे पाए तो 100 काम है ना वो धरे रह जाते। जनता बुरा मान जाती कि हमारे सांसद तो ध्यान ही नहीं देते या हमारे इलाके में नहीं आते, तो एक गलती 99 काम को ढक देती है। सबसे पहले सर हम शुरुआत करेंगे कि सर आपको एक प्यार मिला जनता का, 17 में जनता ने विधायक बनाया, फिर 19 में आपको सांसद बना दिया। 4 साल में आपने सर एक लंबी लिस्ट हम देख रहे हैं आपके हाथ में है इसमें। बताइए सर, शिक्षा से हम शुरुआत करते हैं सर, क्या क्या काम हुए हैं ज़िले में? जैसा कि आपने कहा 2017 में मैं जैतपुर से विधायक बना और 2 साल बाद 2019 में पार्टी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया। चुनाव लड़ने के लिए मुझे जनता के बीच में भेजा। उसमें भी जनता का पूरा भरोसा मुझे मिला और जनता का आशीर्वाद मिला। मैं सांसद बना। सांसद बनने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता थी कि बाराबंकी ज़िले में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारे ज़िले के जो आगे आने वाली भावी पीढ़ी है वो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और फिर वो इस देश में को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निश्चित कर सके। तो इस दृष्टि से जो सरकार के द्वारा प्रयास करके शैक्षिक संस्थान यहाँ पर खोले गए, उनमें से एक जैतपुर में एक ITI जो बहुत पहले से बना हुआ पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से अधूरा बना पड़ा था, जिसको हमने पूरा करा करके उसका संचालन सुनिश्चित कराया। रामनगर विधानसभा में एक ITI नया मंजूर करवा करके वहाँ के तत्कालीन विधायक हमारे भाई सरद अवस्थी जी, उनके साथ में हम दोनों लोगों के प्रयास से वहाँ पर एक नया ITI बन करके तैयार हुआ है, जिसका अभी शुभारंभ हम लोगों ने किया है। इस तरीके से जैतपुर के पास अब्दुल्लापुर में एक और जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज की स्थापना होनी थी, उसकी स्थापना मैंने अपने प्रयास से वहाँ पर करवाई। और दूसरा एक विद्यालय है सैदनपुर के पास अल्पसंख्यक बाहुल, तो वहाँ पर भी एक इंटर कॉलेज की स्थापना करवाई। इसके अतिरिक्त जो सांसद निधि से हमने कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो बाराबंकी ज़िले में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, लेकिन कुछ उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनके पास जो है भवन की कमी है। तो ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके हमने सांसद निधि से भी उनके साथ उनको जो है उनको भवन निर्माण करने के लिए फंडिंग की है। तो इसमें से जैसे सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लखपेड़ा बाग, यहाँ पर हमने 5 लाख रुपए दिए हैं। दीनदयाल उपाध्याय कन्या इंटर कॉलेज देवा में शिक्षण कक्ष के लिए 10 लाख रुपए हमने दिए हैं। सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर शिक्षण कक्ष 15 लाख रुपए सांसद निधि से दिए गए हैं। डॉक्टर अवधेश प्रकाश शर्मा महाविद्यालय नसीरपुर में 24 लाख रुपए वहाँ पर कक्ष निर्माण के लिए मेरे द्वारा दिए गए। रामनगर डिग्री कॉलेज शिक्षण कक्ष 10 लाख रुपए। चंद्रचूड़ सिंह इंटर कॉलेज शिक्षण कक्ष निर्माण हेतु 20 लाख रुपए। सत्यनाम विद्यापीठ में बाउंड्री वाल निर्माण हेतु 16 लाख रुपए। और ये जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इतना पैसा हमने विद्यालयों को देने का काम किया है। इसके अलावा और अभी कई ऐसे विद्यालय हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने प्रस्तावित किया है। उसमें से कुछ सरकारी विद्यालय हैं, जैसे हमारा GIC है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, वहाँ पर भी हमने 20 लाख रुपए की लागत से 2 कक्ष निर्माण के लिए हमने पैसा देने के लिए लिखा है वहाँ पर।
और एक GIC इंटर कॉलेज है निंदुरा में, वहाँ के लिए भी 15 लाख रुपए का प्रस्ताव हमने भेजा है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हम हमारे सांसद निधि से कुछ काम किए गए हैं। सर बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लिस्ट आपकी बहुत बड़ी है और इसमें 10 लाख, 20 लाख और 24 लाख और 5 लाख इस तरह से एक फंड जो है सांसद निधि से आप लोग कर रहे हैं। एक अहम सवाल सर, क्योंकि भाजपा पे बहुत सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगाती हैं, लेकिन हम उसका उलट देख रहे हैं। आरोप ये लगता है कि जो भाजपा है वो अल्पसंख्यक हो, अल्पसंख्यक में मुसलमान हो और दलित हैं, उनको है ना ध्यान नहीं देती। लेकिन हमने ये देखा कि आपने अपने निधि से, बजट से जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका वहाँ पे इंटर कॉलेज के लिए वहाँ पे भी फंड दिया। तो ये तो काफ़ी हद तक तो ये एक तरह से जो ये बीजेपी पे ये आरोप लगाते हैं कि अल्पसंख्यक मुस्लिम विरोधी पार्टी है या दलित को नज़रअंदाज करती है, तो ये एक तरह से ये तमाचा नहीं है? ये हमारे नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कथन है और उन्होंने सबसे पहले ही इस देश में कहा था कि सबका साथ सबका विकास। ये साफ कर दिया था कि यहाँ जाति और धर्म के आधार पर कोई काम नहीं होगा, सबका साथ लेकर के और सबका विकास करने का काम किया जाएगा। और उसके बाद में उन्होंने जोड़ा कि सबका विश्वास अर्जित किया जाए और ये तब सबका विश्वास होगा जब सबका प्रयास साथ में लेकर के सारे लोग, हर जाति और धर्म के लोग जब प्रयास करेंगे कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तभी देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। ये मूल मंत्र लेकर के हमारे नेताजी चल रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री। तो उसी मूल मंत्र को आधार बना करके हम लोग पूरे क्षेत्र में काम करने का काम कर रहे हैं। निश्चय ही सर, बहुत बड़ी बात है कि विकास कार्य बिना जाति और बिना धर्म के सबके लिए और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ा जाए। अगले सवाल पे हम आगे बढ़ेंगे सर, अगली सेक्टर पे हम अगले मध्य पे हम जाएंगे। अभी हमने सर ये देखा कि कल आप काफ़ी व्यस्तता थी आपकी और एक सौगात उत्तर प्रदेश में मिली है। वंदे भारत तो माननीय प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को पूरे भारत में दे रहे हैं, तो कल ये अपना गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक जो ट्रेन आई है, तो इस पे आपके क्या कहने हैं? और कल एक बड़े कार्यक्रम थे, उसमें भी आप लोग थे। हमें ये खबर मिली कि 800 आपके ज़िले से जानकारी मिली कि 800 लोगों को, लाभार्थियों को आवास विकास के थे। पता नहीं अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो क्या है, आप मेरे को करेक्ट करते हुए बताएं। कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गोरखपुर से लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेन का उन्होंने शुभारंभ किया, जनता को समर्पित किया। इस तरीके से पहले इस देश को 23 वंदे भारत ट्रेन सौगात के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी जनता को समर्पित कर चुके हैं। और कल का जो दिन था, कल भी 2 ट्रेनें जनता को समर्पित की, जिसमें एक ट्रेन गोरखपुर से जो लखनऊ जाती है, संयोग से वो मेरा ज़िला भी रास्ते में पड़ता है, बाराबंकी रेलवे स्टेशन है। मैंने भी इच्छा व्यक्त की थी कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर मुझे वंदे भारत का स्वागत करना है। तो कल उस ट्रेन का ठहराव यहाँ पर 2.5 मिनट का रहा और हमारे साथ हमारे ज़िले के करीब 1,500-2 हज़ार लोगों ने वंदे भारत का स्वागत किया। और फिर मेरे साथ कुछ लोग ट्रेन पे चढ़ करके लखनऊ भी गए। तो ट्रेन में बैठ करके वो ये नहीं लग रहा था कि हम ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, बल्कि फीलिंग ऐसी आ रही थी कि अब ये बदलता हुआ भारत है। जो भारत, जिस भारत की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो विकसित राष्ट्र के रूप में हम खड़े होना चाहते हैं दुनिया में, विकासशील देश को छोड़ करके विकसित देश के रूप में खड़े होना चाहते हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम शायद उसी दिशा में अग्रसर हैं, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। ये ट्रेन सिर्फ लोगों को लाने ले जाने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि ये इस चीज़ का भी आभास कराती है कि अब हम वो सब पुराने घिसे पेटे जो हमारी जो व्यवस्थाएं थी उनको छोड़ करके अब हम दुनिया में नए युग की तरफ और कदम से दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके साथ में चलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आई है कि एक जिस तरह से जापान के मॉडल को बोला जाता था रेलवे नेटवर्क, हाई स्पीड नेटवर्क, तो वो काफ़ी हद तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो चीज़ें आगे हो रही हैं। सर अगले सवाल पे हम आगे बढ़ेंगे। सर ये अभी तक हमने शिक्षा पे बात करी और अब आगे आ जाइए सर, और जो आप उपलब्धियाँ आप बता रहे हैं। मेरा बाराबंकी जनपद जो है उसकी 1-2 विधानसभाओं की सीमाएं जो है वो घाघरा नदी से छूती हुई है। घाघरा नदी हमारे ज़िले के किनारे किनारे होकर के निकलती है, जो जाकर के अयोध्या में जाकर के, और वो सरयू नदी में समागम होता है, सरयू नदी उसका नाम पड़ता है।
तो घाघरा नदी का बहाव कुछ ऐसा है कि जब पानी गिरता है, पानी बरसता है या नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो उसका इतना तीव्र गति से पानी आता है कि उसमें कटान बहुत ज़्यादा होती है और उससे प्रभावित, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि 45 ग्राम पंचायतें हैं, गांव करीब 40 से 50 ग्राम पंचायतें हैं, गांव करीब इसमें आएंगे 250 से 300 ऐसे गांव हैं। अच्छा, 250-300 गांव, छोटे मोटे गांव, छोटे बड़े से मिलाकर के 250-300 ऐसे गांव हैं जो जैसे ही पानी छूटता है, बरसात आती, बाढ़ आती है तो उन गाँवों की बिजली कट कर दी जाती है। इसलिए कि अगर वहाँ पर पानी जल भराव होगा और तेज़ पानी आ गया, खंभा उलट गया, बिजली प्रवाहित हो रही है तो तमाम दुर्घटनाएं उसमें हो सकती हैं। इसलिए उन गाँवों की बिजली कट कर दी जाती है और उसका परिणाम ये होता है कि लोग अंधेरों में रहने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये मैंने देखा, जब मैं सांसद हुआ मैं गया वहाँ पर, मैंने देखा कि ये सबसे बड़ी विकट समस्या ये है कि बरसात के समय में उनके यहाँ उजाले की समस्या, लाइट की समस्या बड़ी तगड़ी है। मैंने एक योजना बनाई और सर्वे कराया, ऐसे जितने भी गाँव थे जो बंधे के और नदी के बीच के गाँव थे उन सारे गाँव का सर्वे करा करके हर 10 घर के रेशियो पर 10 घर पर एक सोलर लाइट, तो इस तरीके से सोलर लाइट उस पूरे बाढ़ पीड़ित गांव में इस बार मैंने स्थापित करा दी हैं। अब अभी बाढ़ आने वाली है, बिजली भी कटेगी वहाँ की, लेकिन इस बार हर 10 घर पर एक सोलर लाइट है, काफ़ी ऊंचे खंभे पर, तो पूरे गांव में उजाला रहेगा। तो इस दिशा में जो हमने काम किया है, तो सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना जो है वो करीब 3260 अदद सोलर लाइट हमने वहाँ पर लगवाने का काम किया। ये 3000 प्लस संख्या है। हाँ, 3260 संख्या है जो ये सोलर लाइट वहाँ पर, हाँ वहाँ पे, और बाकी और कुछ गाँव ज़िले के और क्षेत्र में इतनी सोलर लाइट लगवाने का हमने काम किया अभी तक। ये हो चुका है, ये हो चुका है। और सोलर हाई मास्ट लाइट, बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं। हाँ, बड़ी लाइटें हैं। तो इस तरीके से 200 लाइटें हमने लगवाने का काम किया है, जिसमें 6 वे मतलब 6 मुँह वाली 50 हैं और ये 4 वे जो है ये 150 के आसपास है। तो 200 लाइट पूरे ज़िले में ये सारे काम हुए हैं। पूरे ज़िले में काम हुए हैं। तो बाढ़ क्षेत्र के लिए ये सिर्फ लाइट का है। और बाकी दूसरी व्यवस्था ये होती है कि हमारे जब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने कहा कि जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनको जो भी सुविधा दी जाएगी, उनके लिए खाने का राशन दिया जाएगा, क्योंकि उस समय वो गाँव छोड़ करके बाहर बंधे पे आ जाते हैं, तो सारा राशन उनका वहीं रह जाता है, कुछ का भीग जाता है, कुछ का कुछ होता है। तो बंधे पर आकर के रुकते हैं, उनके रहने के लिए तिरपाल की व्यवस्था और फिर उनके खाने के लिए बना हुआ लंच पैकेट, और इसके अतिरिक्त सूखा राशन उनको दिया जाता है कि जब वो चाहें तो बना करके उसको खा सकते हैं। तो जो राशन दिया जाता था पहले, बहुत हमारी सरकार के पहले तो इस तरीके से ठेकेदारों को राशन दे दिया जाता था। अच्छा। एक गांव का कोई ठेकेदार, कोई बड़ा आदमी, उसको दे दिया गया, उसने जिनको मन में आया बांटा, मन में आया नहीं बांटा। बाकायदा लिस्ट बना करके एक भी परिवार छूटने न पावे, और पूरा एक पैकिंग करके उसमें सिर्फ 2-4 राशन नहीं, बल्कि उसमें चावल भी होगा, आटा भी होगा, दाल भी होगी, कड़वा तेल भी होगा, नमक भी होगी, माचिस भी होगी, और ये मतलब जो मसाले वगैरह हो गए, जो मतलब घर में खाना बनाने की तमाम चीज़ें जो होती है वो सारी चीज़ें ये आदरणीय सीएम मुख्यमंत्री जी की तरफ से और आप लोगों के सहयोग से ये सब काम, ये प्रयास रहता है कि जो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, एक एक घर तक, एक एक प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचने पाए, कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे, इस पर पूरी पैनी निगाह हम रखते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर काम करने का काम किया। लिस्ट बना करके, तो लिस्ट बन जाएगी तो फिर कोई छूटेगा भी नहीं। विकास कार्य करना और उसको अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से करना, ये बहुत बड़ी बात है। सुनिए सांसद जी के सारे काम और उपलब्धियां, और आप यहाँ से भी प्रेरणा ले करके आप अपने ज़िले के भी सांसद के काम को देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी सर। इसके अतिरिक्त जो सांसद निधि से हमने काम किया, एक नकर सेन आश्रम है, काफ़ी प्रचलित वो मतलब आश्रम है, वो फेमस है। वहाँ पर 11 लाख रुपए से एक रैन बसेरा हमने बनाने का काम किया है, ताकि लोग वहाँ जाएं और वहाँ पर रुक सकें। बाराबंकी में धनोखर तालाब है, जिसको हम धनोखर चक्र तीर्थ के रूप में एक नया बाराबंकी में उसको लुक दिया जा रहा है। उसमें हमने 20 लाख रुपए दिए हैं उसकी सीढ़ी और वो चक्र तीर्थ निर्माण के लिए, और 5 स्थानों पर वाटर कूलर जो 8 लाख की लागत से हैं उनको स्थापित कराने का काम किया है। नेहरू मेमोरियल इंटर कॉलेज भीलवल में भी 10 लाख रुपए हमने दिए हैं, छूट गया था उस समय।
और इसके अतिरिक्त जो आपने अपने नाम लिया अपनी चर्चा में, वकीलों के लिए। वकीलों के लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि वकील हमारे समाज के बहुत ही अहम क्या कहते हैं भागीदारी होती है उनकी न्याय व्यवस्था में, तो उनको भी आप सम्मान दे रहे हैं, ये भी एक। हाँ, चूँकि वकील आते हैं पूरे ज़िले से और पूरे ज़िले से मुवक्किल भी आते हैं उनसे मिलने, तो बैठने के लिए ठीक व्यवस्था नहीं होती होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। हाँ, तो उसके लिए हमने किया है कि तहसील बार एसोसिएशन हैदरगढ़ में 15 लाख रुपए भी रिलीज़ हो गए हैं। वहाँ पर 12 तारीख को उसका शिलान्यास भी होना है। वो जो है भवन बन करके तैयार होगा, उसमें हमारे अधिवक्ता साथी बैठेंगे। और बाकी जो दूसरे और जो बार एसोसिएशन है, जैसे बार एसोसिएशन बाराबंकी में हमने 20 लाख रुपए की लागत से वहाँ पर एक बड़ा कमरा बनवाने के लिए उसको 20 लाख रुपए का प्रस्ताव हमने भेज दिया है। बार एसोसिएशन रामनगर के लिए हमने 15 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा है और फतेहपुर के लिए 15 लाख का प्रस्ताव भेजा है। ये भी जल्दी एक आध महीने में स्वीकृत होकर के और इन पर भी काम होना शुरू हो जाएगा। ये सब ये प्रस्तावित है और ये अप्रूव्ड है ये। हाँ हाँ, जो मैं शिक्षा के क्षेत्र में कह रहा था, जो अभी तक मैंने वो काम बताए जो पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो प्रस्तावित कार्य है, राजकीय इंटर कॉलेज की मैं बात कर रहा था जिसमें 20 लाख रुपए प्रस्तावित है। सिटी लॉ कॉलेज के शिक्षण कार्य के लिए, शिक्षण कक्ष के लिए 10 लाख रुपए प्रस्तावित है। बीपी शुक्ला इंटर कॉलेज तिलोकपुर, जहाँ से मैं इंटरमीडिएट पास किया हूँ, वहाँ के लिए भी 22 लाख रुपए प्रस्तावित है। ये यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, 22 लाख रुपए आपने यहाँ पे दिए। यहाँ आपकी 10+2 की पढ़ाई आपकी यहीं हुई थी? हाँ, मैं इंटरमीडिएट वहीं से पास किया। देखिए, ये बहुत एक अहम बात यहाँ पर निकल करके आई है कि कहते हैं कि लोग सरकार के काम पे सवाल भी उठा देते हैं, हम भी उठाते हैं, और जहाँ पे कमी होती है तो हम सरकार को दिखाते हैं। आलोचना हमारा करना मकसद नहीं होता, लेकिन आप देखिए कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है तो वो देश का वो अधिकारी IAS IPS भी बनता है और देश का बिजनेसमैन भी बनता है और वो देश का प्रधानमंत्री भी बनता है और देश का सांसद भी बनता है। बाराबंकी ज़िले में 10+2 की पढ़ाई करके सरकारी स्कूल से आपके सामने, आपके ही ज़िले में आज उपेंद्र जी बैठे हुए हैं जो कि माननीय सांसद हैं। आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप भी सरकारी स्कूल से पढ़ करके सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभ उठा करके आगे बढ़ सकते हैं। आपके सामने जीवंत उदाहरण है सर, ये बहुत बड़ी बात है। एक और आश्रम है बाबा निर्वाण दास मठ गेरावा हैदरगढ़ में, वहाँ पर भी 10 लाख रुपए हमने प्रस्तावित किया है जी। तो ये जो हमने जो फंड का जो एलोकेशन है ये सब प्रस्तावित है। पहले तो जो अभी हम जिक्र किए थे वो सब काम हो चुके थे, पहले काम हो चुके हैं। हाँ। बाकी कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए पैसा रिलीज हुआ है, काम होने वाला है। वो ये है KD सिंह बाबू स्टेडियम में मरम्मत और लाइट का कार्य, जिसमें 7,30,000 रुपये का प्रस्ताव पैसा रिलीज हो गया है। माँ सिंह वाहिनी शिक्षण संस्थान विद्यालय बबक्करपुर के लिए 6 लाख रुपए पैसा रिलीज हो गया है। दीनदयाल उपाध्याय कन्या इंटर कॉलेज इसराना में 2 शिक्षण कक्ष के लिए 15 लाख रुपए पैसा उनको दे दिया जा चुका है। साईं डिग्री कॉलेज फतेहपुर में कक्ष और बरामदा निर्माण के लिए 20 लाख रुपए पैसा पहुंच चुका है। सैलानी माँ सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अख्तियारपुर के लिए शिक्षण कक्ष के लिए 5 लाख रुपए उनके पास भेजा जा चुका है। और शतरिख नाके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी है, जो काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है और बहुत पुराना पार्क है। आज की तारीख में वो रोड से करीब 1 फीट गहरा हो गया है पार्क, जिसके कारण जब पानी बरसता है तो पूरा कूड़ा कबाड़ा वहीं जमा हो जाता है, पानी निकल जाता है और वो कूड़ा कबाड़ा वहीं पड़ा रहता है। तो उसका उच्चीकरण और नई प्रतिमा स्थापित हो। वहाँ पर तो प्रतिमा के लिए हम पैसा नहीं दे सकते, वो जन सहयोग से होगी, लेकिन उस पार्क का बहुत बढ़िया सौंदर्यीकरण और अच्छा एक नया आधुनिक पार्क बन जाए, तो इसके लिए भी 34 लाख रुपए का प्रस्ताव हमने दिया था, जो पैसा रिलीज हो गया है। अच्छा बजट है ये। और 6 गांव में 777 मीटर इंटरलॉकिंग के लिए 34 लाख रुपए ये भी रिलीज हो गया है। इंटरलॉकिंग भी बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि चलने का रास्ता सही गाँव के रास्तों के लिए। तो ये थे हमारे सांसद निधि से कराए गए या कराए जाने वाले कार्य। 2 चीज़ें हमने इसमें देखी। एक काम आपने एक बहुत सारे काम करा दिए जिसमें फ़ंड जा चुका है, और कुछ 5, 7, 10 काम जो है उसमें प्रस्तावित है, फ़ंड अलॉट हो चुका है, वो काम होने। अब अगले हम पड़ाव पे हम चलेंगे सर। सरकार से प्रयास करके कुछ जो इस ज़िले के डेवलपमेंट के लिए हमने काम किए हैं, उस पर कुछ जो मुख्य हैं उनको मैं आपसे बताना चाहूँगा। जैसे कि सांसद आदर्श गाँव भी चयनित करने की एक प्रक्रिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। आदर्श एक सांसद आदर्श गांव का चयन करें। आदर्श गांव में विकास के लिए अलग से कोई बजट नहीं होता है, लेकिन इधर उधर से समन्वय बना करके सहयोग से
और उस गांव का डेवलपमेंट करने का एक पूरा प्रयास किया जाए, ऐसी कल्पना है इसके पीछे। तो सांसद आदर्श गांव जो हमने पहली बार लिया था, उसमें उस गांव के अंदर 7 रास्ते थे, टोटल मिलाकर के 7 रास्तों पर इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया। कुछ हमने ब्लॉक से, मनरेगा से कराया, कुछ वहाँ के ब्लॉक प्रमुख से मिल करके नालों का निर्माण कराया। तो ऐसे पहले वाले गांव में सारे रास्तों का निर्माण हो गया है। उसके बाद में 3 सांसद आदर्श गांव का चयन हमने अभी किया है, जिसमें त्वरित विकास योजना के अंतर्गत 500 मीटर इंटरलॉकिंग का फिर से प्रस्ताव हमने भेजा है, जो काम चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक आदर्श गांव को तो ले लिया और उसका काम करा दिया पूरा, और आपने बताया कि 7 जगह से उसके रास्ते जो थे वो डिस्टर्ब थे, ख़राब थे, वो सब ठीक हो गया। अब 3 को और ले लिया आपने, तो ये तो और अच्छी बात है। हाँ, तो 3 का उसमें भी उसी पैटर्न पर, उसमें भी हम इस समय विकास कार्य उसमें भी हमारा काम शुरू हो गया है। पहले मैंने सर्वे करा लिया है कि इस गांव में कौन कौन से काम होने वाले हैं और उन पर कितना बजट खर्चा होने वाला है। जब हमारे पास आ जाता है कि इस गांव के लिए इतना बजट चाहिए, तो फिर हम कुछ सोचते हैं कि कुछ हम अपनी निधि से दे दें, कुछ मनरेगा से हम ब्लॉक से कह करके वीडियो से दिलवा दें, और कुछ वहाँ के ब्लॉक प्रमुख से मिल करके हम क्षेत्र पंचायत से लेकर के उसको 3 जगहों से 4 जगहों से उसको किसी तरीके से पूरा करके उस गांव का डेवलपमेंट कराने की एक जो विकास कार्य वहाँ पे हो जाए वो हम कराने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर। और इसके अतिरिक्त जो है ग्रामीण क्षेत्र में अब तक के जो है 34 बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण, PWD से नई सड़कों का निर्माण मेरे द्वारा चिट्ठी लिखने पर सरकार के बजट से उसको कराया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की, और यह योजना इसका सीधा लाभ जो है ग्रामीण जनता को मिलता है। इसमें 5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी जो सड़कें हैं वही सड़कें इसमें ली जाती हैं, और ये जो सड़कें बनेंगी, इनकी खूबी ये है कि एक बार बनने के बाद ये 10 साल तक टूटेंगे नहीं। 10 साल तक नहीं टूटेंगे, मजबूती वाला काम। हाँ, ये FDR सिस्टम से बनती है। FDR मतलब फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, मतलब ये जो सड़कें जिस तकनीक से बनाई जाती हैं कि 10 साल तक ये सड़कें टूटेंगी नहीं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित राष्ट्र बनाना है, तो जो काम किया जाए वो मजबूत किया जाए। बार बार हर साल 2 साल पे, हर 2 साल पे उसी सड़क पे मरम्मत, सारा पैसा उसी में जा रहा है, बंदर बांट हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने वो रास्ते बंद कर दिए कि एक बार सड़क बनेगी, पैसा एक बार में जितना लगना है लगेगा, 10 साल तक उस पर दोबारा पैसा खर्चा काम होना चाहिए। तो एक बार सड़क बनेगी, 5 साल तक उसी फर्म की जिम्मेदारी है कि कहीं पर अगर कोई टूट फूट होती है तो वो आकर के रिपेयर करेगी, मेंटेनेंस करेगी उसकी, और 5 साल के बाद एक बार फिर से मेंटेनेंस का टेंडर होगा, उसी को मिल सकता है या किसी दूसरे को। तो वो 5 साल तक वो उसका रखरखाव, मतलब नव निर्माण उसका 10 साल के बीच में दोबारा होने वाला नहीं। 10 साल तक वो जो है बढ़िया तरीके से सड़क चलेगी। तो इस तरीके से विगत वर्ष पिछले साल जो है 28 सड़कों का निर्माण जो परंपरागत तरीके से बनती थी, तो उन पर 106 करोड़ रुपए का खर्च आया। 28 सड़कों का निर्माण हो चुका है। हाँ। ये अपने बाराबंकी जिले में। हाँ, ये जब हम सांसद हुए थे उसके दूसरे साल जब हमने प्रयास किया था, तो दूसरे साल की बात है। और फिर तीसरे साल में जब हमने फिर से चिट्ठी लिखी, तो 30 सड़कें जो FDR सिस्टम से बनने वाली हैं, हाँ, उन पर काम इस समय चल रहा है, और इन पर जो है 2 अरब 10 करोड़, मतलब 210 करोड़ रुपए इन पर खर्चा आने वाला है। तो अभी इन 4 सालों में कुल मिलाकर के 3 करोड़ 16 लाख, मतलब 316 करोड़ की सड़कों को बनवाने का काम इस जिले में हमने किया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि रास्ते साफ और बिल्कुल ठीक सटीक रास्ता इसलिए भी ज़रूरी, क्योंकि किसी को जल्दी पहुंचना है, मेडिकल इमरजेंसी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी एक कहा कि त्वरित विकास के तहत जो तत्काल काम कराने वाले हैं, बहुत जल्दी जिनकी आवश्यकता है, उनका प्रस्ताव मांगा था। तो उनका प्रस्ताव भी मेरे द्वारा दिया गया है, जिसमें तत्काल काम में, हाँ, प्रायोरिटी लिस्ट में, यानी हाँ, वो बताइए सर जरा। उसमें 15 गांव में 7.740 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, और ये 4 करोड़ 82 लाख की लागत से इनका काम इस समय चल रहा है। 7.740। हाँ। अभी ये जो बिल्कुल अंदर ग्रामीण क्षेत्र में है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में, और जो बहुत ही ज़रूरी थी, जिन पर तुरंत काम शुरू होना था, त्वरित विकास योजना कही जाती है। जैसे ही मैंने प्रस्ताव दिया, मुश्किल से 15 दिन में बजट रिलीज हो गया, और उस पर सरकार ने काम शुरू भी कर दिया है। आधा काम हो गया है, आधा काम होने वाला है, जो हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से
इस तरह से हम देख रहे हैं कि सर बहुत सारे काम आ गए हैं। हम सर थोड़ा सा स्वास्थ्य पे बात कर लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य पे हमें जानकारी मिली कि आपने सिटी स्कैन की भी व्यवस्था कराई है और अल्ट्रासाउंड की इस तरह की भी। तो अब आप अप्रूव तो आप ही करेंगे कि बात जानकारी हमारी ठीक है? नहीं, आपको सही जानकारी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कर दिया जो दुनिया के किसी देश में नहीं। प्रधानमंत्री आयुष्मान स्कीम जो शुरू किया, आयुष्मान भारत स्कीम शुरू कर दी कि हर व्यक्ति अगर देश घर में जितने भी व्यक्ति हैं, अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है तो हर व्यक्ति को साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराने की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की। इसके पीछे उनकी सोच क्या थी? सोच ये थी कि एक कानून पहले की सरकारों ने बना दिया, जो एक बार सांसद हो जाए, एक बार विधायक बन जाए, ज़िंदगी भर उसका और उसके बीवी बच्चों का इलाज फ्री। ऐसा कानून बना था, सरकार ने बनाया था, पहले की सरकारों ने बनाया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि जो सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, उसका इलाज फ्री, और जो सांसद विधायक बनाने वाले हैं उनको कोई नहीं देख रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर सांसद और विधायक का इलाज फ्री होगा तो सांसद और विधायक बनाने वालों का भी इलाज फ्री होगा, हमारी भारत की जनता का। और फिर आयुष्मान भारत स्कीम शुरू की। इसमें अभी देश के 40% लोगों को जोड़ा गया है। अगले चरण में फिर 40% लोगों को जोड़ने की योजना है। तो 80% लोग जोड़ करके उनका फ्री इलाज कराने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। बाकी 20% लोग धन संपन्न हो, अपना इलाज अपने आप करा लेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी स्कीम है, उपलब्धि है। और ये दर्द उस व्यक्ति का जिसका भाई बीमार हो, बहन बीमार हो, बाप बीमार हो, बेटा बीमार हो, बेटी बीमार हो, पत्नी बीमार हो, पीजीआई में भर्ती हो, डॉक्टर बता दे कि 5 लाख रुपए का खर्च आएगा, और वो गरीब आदमी जिसके पास ज़मीन भी नहीं है, फिर वो जहाँ पर जाता है पैसा लेने के लिए तो रिश्तेदार भी जो है रास्ता काटने लगते हैं कि अभी ये पैसा मांगेगा। उस व्यक्ति की पीड़ा को समझते हुए, पीड़ा को समझने का काम देश की आज़ादी के 70 साल बाद अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कि आखिर उस पर क्या गुजरती होगी कि उसके सामने उसका बेटा मर रहा है, पैसा है नहीं, ज़मीन बिक गई है, और देखते देखते दम तोड़ रहा है, क्या उसके दिल पे गुजर रही होगी। इस बात को समझने का काम मोदी जी ने किया है, बाकी किसी ने। बहुत बड़ा दर्द होता है सर ये, क्योंकि एक बड़ा फंड होता है जो बीमारी में लग जाता है, और ना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है परिवार के सदस्य को बचा पाना। ये उन्होंने किया तो सरकार की तरफ से जी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस पर हम भी बहुत संवेदनशील हैं इस मुद्दे पर कि जो इस स्कीम का हर व्यक्ति को लाभ मिले, और अगर किसी का उस लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको हम अपनी निधि से भी जो है उसकी व्यवस्था कराते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे बहुत सुदूर अंचल, मैंने घाघरा नदी का जिक्र किया, तो वहाँ बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो वहाँ से चल करके 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर यहाँ बाराबंकी में अपनी जांच ही नहीं करा पाते हैं। उनको तमाम सारी बीमारियों ने घेर रखा है, तो वहीं उल्टी सीधी दवा लेकर के, छोटी मोटी दवा लेकर के काम चलाते हैं, लेकिन वो जांच नहीं कराने आ पाते हैं ताकि पता चल सके इनकी कौन सी बीमारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपने स्तर से, मैंने अपनी निधि से उन सारे इलाकों में जो है हेल्थ ATM स्थापित करवाए हैं CSC और PSC पर। वहाँ व्यक्ति जाएगा, फ्री जांच होगी, और एक बार सैंपल देने पर साथ में तुरंत वहीं पर बैठा रहेगा, और उसको आधे घंटे के बाद रिपोर्ट मिली। 32 प्रकार की जाँचें एक साथ वो हेल्थ ATM करेगा। उसमें कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति को पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में कौन सी कमियां हैं, फिर उसके आधार पर उसका इलाज होगा। यानी ये जो फैसिलिटी है ये आपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पे बाढ़ वगैरह आ जाती, ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे एक बार में मतलब ये है कि आधे से 1 घंटे में उसको अपने है ना 32 बीमारियों का रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो सर एक तो बहुत बड़ी बात है। तो ये काम आपके इलाके में हो रहा है तो प्रेरणा और लोगों को भी तो लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए, और बहुत लोगों ने किया भी होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये सिर्फ हम ही नहीं, हम लोगों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और जो हमारी सरकार है, मोदी जी की, योगी जी की सरकार, तो ये कहीं ना कहीं ये प्रेरणा हम लोगों को ऊपर से मिलती है। हमारी सरकार प्रेरित करती है हम लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेरित करते हैं कि भाई ये काम आप लोग जो है, जो प्राथमिकता के काम है, जो वास्तव में व्यक्ति की ज़रूरत के काम है, जन और जीवन से जुड़ा है, तो उसको आप पहले ध्यान में रखिए। बाकी और डेवलपमेंट काम तो होंगे, लेकिन पहले तो व्यक्तियों को जिंदा रखना है, तभी विकास की आवश्यकता। सर्वाइवल, यहाँ पे 2 बातें एक समझ में आ रही हैं सर, कि जो हम भी सुना करते थे, मीडिया भी, आप भी, कि अंतिम पायदान के लोगों को विकास की धारा में लेकर के आना, वो पूरा होता हुआ आ रहा है।
सर हम चर्चा को और संक्षिप्त करते हुए हम समापन की ओर जाएंगे। ये अभी शिक्षा पे बात हो गई, बहुत सारी विकास कार्य पे बात हो गई, और आपने रोड निर्माण, सड़क निर्माण का भी जिक्र किया। बहुत सारी विकास, मतलब एक लंबी लिस्ट है, इसमें आपने बहुत ही बाकी के साथ एक एक सवाल का जवाब दिया है। सर, युवा की जो है बहुत बड़ी अहमियत होती है हमारे समाज में, कि भारत को युवाओं का देश भी बोला गया है, युवा देश बोला गया है। और हमारे जनपद में जिला बाराबंकी में युवाओं की अपनी एक संगठन है, ग्रुप है, फौज है। कहने का मतलब ये है कि युवा पीढ़ी जो है वो संख्या उनकी ज़्यादा है। तो हमें ये भी पता लगा कि युवाओं को भी आप कहते हैं कि जैसे लोगों ने अमेरिका फर्स्ट, तो आपने यहाँ पे हमने सुना कि युवाओं को भी आप है ना प्रथम श्रेणी में आप रखते हैं। क्या कहना है सर, कुछ बताएं आप। युवाओं को प्रथम श्रेणी में इसलिए हम रखते हैं कि आगे आने वाले भविष्य के देश के कर्णधार इस देश के युवा ही हैं। उन्हीं को ये देश आगे बढ़ाना है। जो जिस चीज़ की कल्पना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि जब इस देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े होंगे। मतलब 25 साल बाद का सपना उन्होंने देखा और कल्पना की है। तो 25 साल बाद जो उस समय देश को चलाने वाले होंगे, जो आज का बिल्कुल 10-15 साल का जो किशोर है वो उस समय बिल्कुल युवा होगा, और उस समय देश की बागडोर उसके कंधों पर होगी। इसलिए अपने देश के युवाओं को तैयार करना है, ताकि वो जब वहाँ पर जब हम देश को ले जा कर के छोड़ें तो उस देश को आगे बढ़ाने का वो काम करे। इसलिए युवाओं को जो है उनका जो टैलेंट है उनको बढ़ाने का काम हमारी सरकार भी कर रही है, और मेरे स्तर से भी उसके लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी मैंने एक सांसद रोजगार मेला का आयोजन किया था। एक क्वेस कार्प संस्था है, बंगलोर बेस्ड है, तो वो पूरे देश के अंदर युवाओं को रोज़गार देने के लिए वो संस्था काम कर रही है। मैंने उनको आमंत्रित किया, मैंने बुलाया यहाँ पर, और बाराबंकी में आए थे वो, अभी 2 महीने पहले की बात है। तो एक रोज़गार मेले के तौर पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लोगों को बुलाया गया, और उसमें बहुत अच्छी भीड़ आई। करीब 7,500 के आसपास नौजवान इकट्ठा हुए। लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया। उनकी टीम आई थी, करीब 15 स्टॉल लगे थे। 15 स्टॉलों पे जा कर के जो जिस लायक था, तो उसमें से 650 लोगों को चयन हुआ उनका। हाँ, उसी दिन 650 लोगों का चयन हुआ। नियुक्ति पत्र उसी दिन दे दिया गया, लोगों को रोज़गार मिला। उस दिन मेरी समझ में आया कि ये काम जो है मुझे बार बार करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। मैंने तय किया कि हम ऐसे मेलों का आयोजन हर तीसरे महीने करते रहेंगे। तो युवाओं को हमको आगे बढ़ाना है, उनको रोज़गार देना है, और अगर उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, उनको काम नहीं मिलेगा, उनको जो है अगर वो फ्री बैठेंगे तो निश्चित है कि वो गलत दिशा में जाएंगे। जाने से बचाया जाए। हमारे जो बाराबंकी ज़िले के युवा हैं, आपके सामने आपके सांसद आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। रोज़गार मेला का आयोजन किया गया था। अब हर 3 महीने पे, आगे 3 महीना, फिर उसके बाद 3 महीने, फिर उसके बाद 3 महीने पे ये सांसद जी का ऑन रिकॉर्ड ये वादा है आपके रोज़गार के लिए। सांसद जी यहाँ पे तत्पर है। बिल्कुल सर, कैमरे में हम ये बात दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने बताया था और अभी वो रिज़ल्ट भी देखा गया था कि 6 से 7 हज़ार युवा यहाँ पे आए थे। अब क्या है कि एक बार बहुत सारे प्रतिनिधि, नाम नहीं लेंगे, काम एक बार करा देते फिर दोबारा कराते नहीं है। लेकिन हम आपके को जो हौसला और जुनून देख रहे हैं कि आप एक भावुक इंसान भी हैं, क्योंकि आपने बोला अभी कि हमने वो ज़रूरत देखी तो युवाओं को हमने एक प्रण ले लिया कि आगे 3 महीना, फिर 3 महीने में हम करते रहेंगे। ये चीज़ युवाओं को हमारे बाराबंकी ज़िले की रोज़गार मिलेगी सर। अब जी, ये वो मेले के आयोजन के वक्त मुझे ऐसा ध्यान आया। मेले के आयोजन के बाद 1-2 दिन बाद मैंने सोचा कि आज अगर इस मेले का आयोजन हमने किया है, 650 लोगों को रोज़गार मिला है, तो ऐसे मेलों का आयोजन बार बार होना चाहिए, ताकि हर बार कुछ न कुछ लोगों को मौका मिलेगा। और दूसरी कंपनियों को हम बुलाएंगे, जिस कंपनी की जितनी कैपेसिटी थी उतने लोगों को उसने लिया, फिर हम दूसरी कंपनी को बुलाएंगे तो वहाँ पर लोग जाएंगे। तो ऐसा निर्णय मैंने तब लिया। ठीक है, अगला सवाल सर ये होगा, हमारे इस ज़िले में किसानों की भी बहुत संख्या है, और किसान हमारे अन्नदाता हैं। तो सर, किसानों के लिए भी हमने सुना है कि आपने बहुत कुछ किया है। ज़रा बताएं दर्शकों को और जनपद के ज़िला बाराबंकी की जनता को। देखिए, किसानों के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक कदम उठाया वो ऐतिहासिक कदम है, और भारतवर्ष की आज़ादी के बाद ऐसा पहला प्रयास है जिसे किसान सम्मान निधि के रूप में हम जानते हैं। किसान सम्मान निधि की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की। आज हर किसान को 6,000 रुपये साल भर में मिल रहा है।
और ये धनराशि जो है ये बनती है 82,000 करोड़। 82,000 करोड़ की 1000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सीधे सरकार किसानों के खाते में भेज रही है। पहले जब ये 82,000 करोड़ रुपया किसानों को नहीं दिया जाता था, कहाँ जाता था ये पैसा? सब बीच में ही गोल मटोल हो जाता। हाँ, और पैसा भेजा भी जाता है तो पैसा जिसके लिए भेजा जाता है उसको मिल रहा कि नहीं मिल रहा, बड़ी बात ये है। पैसा भेजना बड़ी बात नहीं है, पैसा जिसके लिए भेजा जाता है उसको मिलता है कि नहीं मिलता है, अलग बंदर बांट तो नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये है। और इसको हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही दूरदर्शी हैं। उन्होंने जब इस देश की बागडोर संभाली तो पहले देश की जनता से कहा जनधन योजना में खाता खोलो। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, विपक्षी दल कह रहे थे देना लेना कुछ नहीं, खाली खाता खुलवा रहे हैं मोदी जी। हम लोगों से पूछे कहो भैया ये खाता खुला कुछ मिलबो करी कैसे, तो हम लोग भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। हाँ, जो सीक्रेट बात है वो खोली नहीं, सीक्रेट बात खोली नहीं थी। सीक्रेट बात ये थी कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सुन रखा था। जब इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव के आदमी तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचता है। ये बात मोदी जी ने सुन रखी थी और उन्होंने सोचा कि अब हम प्रधानमंत्री हुए हैं, हम भी 1 रुपया भेजेंगे। अगर उसी रास्ते से भेजेंगे जिसमें 85 चोर बैठे हैं, एक एक पैसा चुराएंगे तो खत्म हो जाएगा, पहुंचेगा। तो तब जो है तब प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि रास्ता बदलना पड़ेगा, चोरों वाले रास्ते से पैसा नहीं भेजेंगे, रास्ता बदलना पड़ेगा। और रास्ता बदलने के लिए उन्होंने कहा था जनधन योजना में खाता खोलो। लोगों ने खाता खोला। आज दिल्ली से 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि का चलता है, पूरा का पूरा 2,000 रुपये मिलता है डायरेक्ट अकाउंट में, कोई कटौती नहीं, डायरेक्ट अकाउंट में। हाँ, और पहले 1 रुपये में 15 पैसे पहुँचता था, अब 2,000 रुपये में 2,000 पूरा का पूरा पैसा पहुँचता है। बड़ी उपलब्धि है ये। तो ये हमारा जो नेतृत्व है वो इस तरीके से कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी किसानों के लिए जो भी कर सकना हो वो किया जाना चाहिए। और इसी दिशा में हमने ये प्रयास किया कि हमारे ज़िले में 5,81,000 किसान हैं। 5,81,000 किसान आपके ज़िले में हैं? हाँ, और उनको पैसा किसान सम्मान निधि के रूप में दिया जाने लगा। जब आज के 2 साल पहले मैंने पता किया तो पता चला कि 18,000 किसान बाकी हैं जिनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। तो हमने कहा तकनीकी खराबी की वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा है, ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती हमारी है, हमारे प्रशासन की है। और गलती या कहिए कि कार्य की अधिकता की वजह से अभी हम नहीं कर पाए हैं। तो इसको तत्काल करिए, आप कैंप लगा करके करिए। और वो ये कह करके कि हम 5,60,000 लोगों को या 63,000 लोगों को दे रहे हैं, सिर्फ 18,000 बाकी हैं, ये पर्याप्त नहीं है। हमको ये देखना है कि 18,000 लोग अभी बाकी हैं जिनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो एक भी व्यक्ति न बचे, सबको पैसा दिया जाए। ऐसी प्रधानमंत्री जी की सोच है, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है। तो उस पर काम किया गया और उसमें पूरी तौर से सफलता मिली है। आज की तारीख में 2,200 लोग भी अभी भी ऐसे हैं जिनको नहीं मिल पाया है। वो ये आधार कार्ड की कमी की वजह से उनका आधार कार्ड डॉक्यूमेंटेशन में जो दिक्कत, लेकिन उस पर भी काम चल रहा है। प्रयास ये है कि एक भी किसान न बाकी रहे जिसको इस योजना का लाभ न मिले। अंत में सर एक अहम सवाल, क्योंकि हमारी जो गृहिणियाँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो घर की है ना गृह मंत्री होती हैं, तो बहुत सारी ठीक है जो संपन्न हैं वो ठीक है, लेकिन हमारे जो जनपद में बाराबंकी में आप लोगों ने महिला सम्मान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, हमने सुना है कि आप महिलाओं के लिए भी काम करते हैं। सर उस पर क्या कहना है सर, क्या काम है? महिला सशक्तिकरण पर हमारी सरकार भी बहुत पूरे तौर से ध्यान दे रही है। और सरकार ने जो स्कीमें महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की हैं, हम लोगों की पूरी कोशिश की उन स्कीमों का उनको लाभ मिले। जैसे कि सरकार ने कहा कि अगर उस गांव में महिला स्वयं सहायता समूह है तो कोटे का वितरण महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। उससे महिला स्वयं सहायता समूह ही कोटे का वितरण करेगी, जो राशन वितरण होता है। तो ये मेरा पूरा प्रयास रहता है कि अगर वहाँ पर समूह है, महिलाओं का समूह है, हमारी बहनों का समूह है, तो वो उनको जो है कोटे के वितरण की जिम्मेदारी दी जाए और वो निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी के साथ काम करती हैं। इस मामले में पुरुष तो लापरवाही दिमाग लगाता है कि इसमें कहाँ से कर सके, गणित लगाता है, लेकिन महिलाएं जो हमारी बहनें हैं वो देख रही कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबको सबका हिस्सा मिलना चाहिए, तो वो जो है ईमानदारी से काम भी करती हैं। और इसके अतिरिक्त जो अब स्वच्छता अभियान के तहत हर गांव में सुलभ शौचालय बनाने का एक कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ पर भी वो भी काम जो है स्वयं सहायता समूहों को, मतलब बहनों को दिया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी उनकी है। और इसके पीछे सोच ये है कि उनको रोज़गार भी मिलेगा, वो महिला सशक्तिकरण होगा। जब महिला को पैसा मिलेगा, उसके हाथ में पैसा आएगा, तो उसको भी लगेगा कि हम भी कुछ कमाते हैं और उसको अपना अस्तित्व समझ में आएगा। और दूसरी बात है कि वो उस काम को भी ईमानदारी से करेंगी।
ज़्यादा पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा ईमानदारी से बहनें हमारी काम करेंगी, महिलाएं काम करेंगी, इसलिए उसमें भी जोड़ने का पूरा प्रयास सरकार का है और उसी के साथ में हम भी लगे हुए हैं कि उनको पूरा मौका दिया जाए। ठीक है सर, ये आपने बात सुना। और अंत में सर, आप अपने जनपद की बाराबंकी जिला की जनता से आप सांसद होने के नाते और प्रतिनिधि होने के नाते, नेता ना हो करके आप यहाँ के सेवक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि अगले साल लोकसभा इलेक्शन भी है, क्या आप कहना चाहेंगे अपने देवतुल्य जनता से, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने ज़िले की देवतुल्य जनता से कहने का क्या, जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, मुझे भी दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया है, सरकार बनाई है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ आप लीजिए। लाभ आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप मेरे तक उस बात को ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि उसका लाभ प्रधानमंत्री जी की इच्छा के और मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार उसका लाभ आप लोगों तक हम पहुँचा सकें। इसलिए जिस योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है, कहीं कोई बाधा आ रही है, कोई अधिकारी उसमें आड़े आ रहा है, कोई कर्मचारी आड़े आ रहा है, तो आप मुझे बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पर काम कर सकें। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि फ़ैसला आपको लेना है कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी आज देश और राष्ट्र के हित में है, गरीबों के हित में है, लोगों के हित में है। आज की तारीख में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, मुफ्त राशन देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके पहले के आज़ादी के इतिहास में कभी भी 100 ग्राम राशन भी किसी भी व्यक्ति को फ्री किसी सरकार ने नहीं दिया है। अगर किसी ने देने का काम किया है तो योगी और मोदी की सरकार ने देने का काम किया है। इसलिए फैसला सोच समझ करके लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जनपद की जनता को आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबके चरणों में सर झुकाता हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि आप निश्चित रूप से सोच विचार करके फैसला लेंगे। धन्यवाद। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल करके ये आई है, आप जनपद की जनता, बाराबंकी ज़िले की जनता की, अभी माननीय सांसद जी ने आपको बोला कि अगर आपका कोई काम नहीं होता है तो यहाँ पे जो एक दायित्व और अकाउंटेबिलिटी है वो भी आपके सामने है। कह रहे हैं कि अगर कहीं पे कोई कमी है, पूरे विधानसभा, पूरे ज़िले में जितने भी विधानसभा हैं और पूरे संसदीय क्षेत्र में कहीं पे भी कोई भी बाराबंकी के ज़िले की जनता को कोई भी समस्या है तो आप बिना रोक टोक के आप माननीय सांसद जी से संपर्क कर सकते हैं। जवाबदेही और जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। और कह रहे हैं ये सवाल, अगला सवाल हम अब आपसे करेंगे, क्योंकि हमने सोचा कि क्या नेताजी से करें, लेकिन इतनी सारी कार्य के बाद जो जनपद में, बाराबंकी जिला में माननीय सांसद जी ने, आपके सांसद ने किए हैं, तो ये सवाल अब आपके लिए है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो जिस तरह से आपने प्रेम दे करके अपने भाई को, अपने बेटे को आपने इनको नेता बनाया, आपने प्रतिनिधि बनाया उपेंद्र सिंह रावत जी को। अब आपके ऊपर ये सवाल है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 17 में आपने विधायक बनाया था, 19 में आपने सांसद बना दिया था। ये काम, इतने सारी जो काम हैं आपके ज़िले की, ये उपलब्धियां हैं, ये सांसद जी से अब हम सवाल नहीं पूछेंगे कि सर क्या आप 24 में लोकसभा इलेक्शन आप लड़ रहे हैं। ये अब आपके आशीर्वाद और आपके समर्थन और आपको देखना है कि आप पूर्ण बहुमत के साथ अपने सेवक को, अपने सांसद को दोबारा लेकर के आते हैं या आप कुछ और करते हैं। तो ये आपको फैसला लेना है, क्योंकि काम की एक लंबी लिस्ट है। अब ये सवाल हम आपके पास छोड़ करके जा रहे हैं और सोच समझ करके 2024 का निर्णय लीजिएगा। और आपके सामने एक लंबी सूची थी काम की और माननीय सांसद ने यहाँ पे एक एक करके उस पर चर्चा करी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। और बेबाकी के साथ जनरली होता ये है कि नेता लोग समय नहीं देते हैं और अपने कार्य कम करते हैं, बातें ज़्यादा होती है, लेकिन आपके पास एक लिस्ट है। और दूसरी चीज़ है कि दायित्व बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोला कि किसी को कोई समस्या आए तो किसी भी टाइम आपसे संपर्क कर सकता है, क्या कहना? नहीं, मैं तो पहले भी कहा करता था। मैं जब चुनाव लड़ा था तो मैंने कहा था, जनता के बीच में वादा किया था, मंचों से मैंने कहा था कि मेरा मोबाइल नंबर है 94 15 15 2609। इसको नोट करो, रखो अपनी जेब में। उपेंद्र का नंबर आपकी जेब में, तो समझ लीजिए उपेंद्र आपकी जेब में।
जब मन में आवा निकालो, फ़ोन पे बात करो, काम कराओ। बहुत बड़ी बात, और क्या चाहिए। चलिए अब आपको फैसला करना है, आप अपने माननीय सांसद को दोबारा लेकर के आएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। सर, समय निकालने के लिए धन्यवाद आपका, ए न्यूज़ के लिए से बात करने के लिए। नमस्ते। थैंक यू सो मच।